हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता। आज मैं आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, है ना। तो अलग से लॉ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई पार्लियामेंट को। मतलब बेफालतू में हमारे ऊपर बर्डन ही डाला उन्होंने, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 11 जो कि बात करता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, है ना। मतलब पार्टनरशिप क्या होता है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन था। ऐसे ही एक और एक्ट जो नया बनाया उन्होंने वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। उसका भी एक पोर्शन, एक पार्ट वो हमारे किस में था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसको वहाँ से रिपील करके एक नया एक्ट बना दिया गया। तो आज हम वही नया एक्ट पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 11 नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी एक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका एक इंट्रोडक्शन होता है। तो आज ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। इसमें हम जानेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया क्यों, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी एसेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, कितने चैप्टर्स हैं, है ना। और क्या होती है, क्या मतलब है पार्टनरशिप का, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप में, और जो हम एलएलपी बोलते हैं या एलपी बोलते हैं उन सब का क्या डिफरेंस है ना। बस आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। कल से हम प्रॉपर सेक्शंस बेयर एक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर है, ये 1932 में आया, है ना। इसकी एसेंट डेट क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, वो नोट करके रखिएगा। क्या है, 8 अप्रैल 1932, ठीक है। एसेंट डेट का मतलब जब हमारे प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दी, है ना, मतलब जब उन्होंने साइन किया प्रॉपरली वैसे। फिर इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 अक्टूबर सेम ईयर 1932। लेकिन क्या पूरा का पूरा एक्ट हमारा 1932 में इन्फोर्स हो गया था? नहीं, एक सेक्शन नहीं हुआ था। कौन सेक्शन था वो? सेक्शन 69। वो कब हुआ? एक साल के बाद। क्या ईयर था? 1 अक्टूबर 1933, ठीक है। तो हमने एसेंट डेट याद कर ली, क्या थी? 8 अक्टूबर 1932, ठीक है। फिर हमने कमेंसमेंट डेट याद करी, क्या थी? 1 अक्टूबर 1932। कौन सेक्शन नहीं हुआ था? सेक्शन 69। वो कब हुआ इन्फोर्स? एक साल बाद। कब? 1 अक्टूबर 1933, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कौन से चैप्टर में था वो? चैप्टर 11। सेक्शन कौन से थे? सेक्शन 239 टू 266, ठीक है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर 8। सेक्शंस कितने हैं? 74। कितने स्केड्यूल्स हैं? 2, ठीक है, 2 स्केड्यूल्स। चैप्टर कितने हैं? 8। और कितने सेक्शंस हैं? 74। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया हमारा, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया। तो हम क्या इसको पहले, मतलब इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा? मतलब 1932 के पहले जो सारी चीज़ें हुई उसको भी ये क्या कहते हैं, वैलिड करेगा, या फिर ये आगे से 1932 के बाद से जो सारा प्रोसेस होगा, जो भी पार्टनरशिप्स बनेंगी उसमें डील करेगा। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसका एक्ट नंबर भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं। क्या है? 9 ऑफ 1932, ठीक है। और ये कहाँ पे ये पूरे इंडिया में ही लागू होता है ना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद से पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। तो अब इसका हमने ये इंट्रो ले लिया कि भाई इंडियन पार्टनरशिप में कितने चैप्टर्स हैं, है ना, कितने सेक्शंस हैं, प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, एसेंट, कमेंसमेंट, सब हमने पढ़ लिया। अब हमें ये मतलब होता ही है कि जब एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 11 था उसमें, तो हमें अलग से ही एक्ट क्यों बनाना पड़ा? मतलब और इतने सारे लॉज में हमें एक और लॉ क्यों ऐड करना पड़ा अलग से? तो इसका ना आप इसको अगर सीरियसली इस क्वेश्चन को आंसर करना है ना आपको, तो आप इसमें जो भी हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस होता है, उसमें देखिए, उसमें उन्होंने ना प्रॉपरली एक लाइन दे रखी है। मैं इसकी आपको एक पीपीटी शेयर करूँगी, उसमें वही एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होगा कि क्यों ही बनाया है, रीज़न जो होता है ना पार्लियामेंट का वो क्या है।
ठीक है। उसमें ये बोला है उन्होंने कि जो मतलब उस टाइम पे क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, है ना, वो मेनली हमारे कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। सारी कॉन्ट्रैक्ट उसमें हमें बता रखा है ना, सारा कुछ एजेंसी है, बेलमेंट, सब कुछ उसमें है। लेकिन पार्टनरशिप का इतना इन डेप्थ चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है। और जब वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का था, ठीक है, ये आया हमारा 1932, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए उस टाइम पे। ट्रेड आया, उस टाइम पे इतना ट्रेड प्रिवेलेंट नहीं था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे। ठीक है। ट्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो हमें नीड हुई कि एक नया एक स्पेशल लॉ इसके लिए डेडिकेट होना चाहिए, इसलिए हमारे पार्लियामेंट ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बनाया। ठीक है। इसमें देखो लिखा भी हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एंड डेफिनेट रूल्स ऑन दीज पॉइंट्स इंडियन कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड हैव रिलीड ऑन एनालॉजीज ड्रॉन फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। उस टाइम पे जो भी उनको लगा था इंग्लिश लॉ में प्रिवेलेंट है चीज़ें, उन्होंने उस टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाल दी थी। लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं, और भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होनी चाहिए, वो प्रॉपरली हमें रेमेडीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सारी चीज़ों को डील नहीं कर पा रहा है ना। इसमें देखो ये भी मैंशनड है, सेलेक्ट कमिटी ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल इन इट्स रिपोर्ट डेटेड 22 February 1870 said that many important matters relating to the partnership were left unnoticed, है ना। बहुत सारे मैटर्स अननोटिस चले गए चैप्टर 11 में, जो कि उन्होंने पॉइंट आउट ही नहीं कर पाए उस टाइम पे लॉ में। इन एडिशन टू दीज ओमिशंस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया हैज शोन फर्दर मैटर्स ऑन विच लेजिस्लेशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड, है ना। बहुत सारे डेवलपमेंट नए आए, इसलिए उसमें हमें लॉ बनाने की नीड पड़ गई। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है कि पहले क्या था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1890 था, है ना, उस पर ही हमारा सारा जो भी पार्टनरशिप था वो सब बेस्ड हुआ करता था। ठीक है। अब हमने इसका एक बैकग्राउंड जान लिया, इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया कि ये क्यों आया, मतलब क्या ऐसी कमी रह गई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है। अब हम इसमें टाइप्स जानते हैं। टाइप्स में क्या है, सबसे पहले अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, कि मेरी और इसकी पार्टनरशिप है, हम दो फ्रेंड्स हैं, हम पार्टनर्स हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, पार्टनर्स हैं, हम बोलते ही रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका यूसेज होता है। लेकिन रियल में जो हम अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है। पार्टनरशिप है एक फॉर्मल जो हमारा अरेंजमेंट होता है ना। फॉर्मल अरेंजमेंट हुआ किसका, टू और मोर पर्सन्स। क्या एक पर्सन पार्टनर हो सकता है, मतलब अगर आप वो कहते हैं साइकोलॉजिकली मत जाओ, आप फिलोसफिकली ना जाओ, तो एक पार्टनर भाई मैं अपने लिए ठीक है काफ़ी हूँ, है ना, वैसा नहीं। आपको अगर पार्टनरशिप बनानी है तो आपसे दो लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए, तभी एक पार्टनरशिप बनेगी, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है। टू और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, है ना। तो क्या मतलब हुआ, एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है किनका, टू और मोर पर्सन्स का। ठीक है। टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या, कोई काम जिससे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अगर जैसे मैं मान लो मैं हूँ, मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, है ना, हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ना ब्लैंकेट्स ले आते हैं, ठंड बहुत हो रही है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे गरीब लोग हैं, है ना, हमें लग रहा है तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे ब्लैंकेट्स, है, भला काम है, कर रहे हैं हमने दो से ज़्यादा लोग भी हैं। ठीक है। हमारे लिए तो वो बिजनेस भी हो गया। लेकिन क्या हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना है, नहीं, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा तो मोटिव भाई सेवा करना हुआ ना, कि हम ये चाह रहे हैं कि कुछ किसी का भला हो। हम ये नहीं चाह रहे कि भाई हम उनको ब्लैंकेट देंगे और फिर वो हमें इन रिटर्न पैसे देंगे, तब तो वो हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाने का हो गया, तब तो वो बिज़नेस कहलाएगा। लेकिन ये बिज़नेस नहीं है, ये तो आप एक वॉलेंटरी अपना एक सेवा कर रहे हो, है ना। वैसा तो होता नहीं है कि एनजीओज़ इसमें पार्टनरशिप में गवर्न नहीं होती, इसलिए तो नहीं होती क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। ठीक है। अगर जब मेन है हमारा मोटिव अगर हमारा किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा मोटिव पैसे कमाने का है, प्रॉफिट कमाने का है, तो ही वो पार्टनरशिप होगी। अगर हम चाहे हम 10 लोग कुछ भी अच्छा काम वैसे कर रहे हैं कि फ्री में कुछ भी बांट रहे हैं,
है ना, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई हमें पैसे से लेना देना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो 2 और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। ठीक है, ये होती है एक डेफिनेशन पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में अगर हम देखें ना तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है ना, एक लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट भी है हमारा पार्टनरशिप का, वो कौन सा है, 2008 में बना था ना। उसमें क्या डिफरेंस है, जब पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी था 1932 का, तो 2008 में जाके हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया, तो उसकी क्या नीड पड़ गई थी, तो डिफरेंस होगा तभी कुछ है ना। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या है, सेपरेट एंटिटी नहीं है ये, है ना। जैसे कि हम कंपनीज में डील करते हैं, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हम उसको बोलते हैं ना। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि वो अलग है और उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, है ना, पर्सन्स हैं, वो अलग हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं और मेरे फ्रेंड है या फिर कोई भी है जो जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप है, तो कल को अगर हमारे पार्टनरशिप में कुछ भी लॉस हो रहा है तो मैं लायबल होंगी साथ, मतलब हर्षिता इज़ इक्वल टू पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप इज़ इक्वल टू हर्षिता, ऐसा मतलब जो भी मेरा बिजनेस होगा वही मेरी पहचान बन जाएगी वैसा। मतलब कल को उसमें कुछ लॉस हुआ, मैं इंसॉल्वेंट घोषित हो गई या कुछ भी है, तो मेरे पर्सनल एसेट्स तक बिक सकते हैं, ऐसा, है ना। वो लाइबिलिटी मेरी अनलिमिटेड होती है उसमें। लेकिन जो हमारा दूसरा आया है, लिमिटेड पार्टनरशिप आया है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आया है, उसमें क्या है कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या कर दी गई, लिमिटेड। मतलब जितना आपका शेयर है, जितना आपका आपने डिसाइड कर रखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये होता है जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, है ना। एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हर एक पार्टनर के राइट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, कितना वो कैपिटल शेयर कर रहे हैं, कितना वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें डिसाइडेड होती हैं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो, है ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो आपने पहले से ही लिमिट कर रखी है कि भाई कल को कुछ भी लॉस होगा तो ये नहीं कि आप मेरे घर से अपने सामान उठा के ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ तक मेरा बिजनेस है वहीं तक की वो लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, अच्छा, पार्टनर्स की बात करें, पार्टनर्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं बेसिकली एक एक्टिव पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर मतलब मेरी पार्टनरशिप है ना, किसी के साथ मैं बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ, मैंने कैपिटल भी लगाया, मैं मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रही हूँ, है ना, मैं काम भाग दौड़ के काम कर रही हूँ, है ना, मेरी लाइबिलिटी भी बहुत अनलिमिटेड हो गई उसमें, है ना, प्रॉफिट भी शेयर कर रही हूँ, लॉस भी शेयर कर रही हूँ, तो वो मैं क्या हूँ, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक होते हैं हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट पार्टनर्स भी बोलते हैं। उनमें क्या होता है, कैपिटल वो भी लगाते हैं लेकिन मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते वो। ठीक है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं और जो लाइबिलिटी होती है वो भी उनकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन वो बस मैनेजमेंट में प्रॉपर पार्ट नहीं ले रहे, इसलिए वो क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स हो गए, वो डॉर्मेंट पार्टनर्स हो गए। एक होते हैं हमारे सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट नाम से समझ में आ रहा है भाई, सीक्रेट है ना, बाहर के लोगों को उनके बारे में नहीं पता, इसीलिए उनको सीक्रेट पार्टनर बोल रहे हैं, है ना। कैपिटल वो भी लगाते हैं लेकिन वो सीक्रेटली पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका मैनेजमेंट का होता है, प्रॉफिट लॉस वो भी शेयर कर रहे हैं और लाइबिलिटी उनकी भी क्या है, अनलिमिटेड है। फिर होते हैं हमारे नॉमिनल पार्टनर्स। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये, है ना, ये नॉर्मल पार्टनर्स की तरह है नहीं, नॉमिनल इट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है कि कैपिटल नहीं शेयर करते, शेयर करते हैं नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर्स होते ही इसीलिए पार्टनर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, है ना, मान लो मेरे पापा लॉयर हैं, है ना, एडवोकेट हैं, वो अच्छे, उनकी पहचान है, बढ़िया लोग जानते हैं उनको। मैं अभी नई नई लॉ ग्रेजुएट, हालांकि नहीं हूँ, बट फिर भी मान लो मैं नई ग्रेजुएट हुई हूँ, अब चाह रही हूँ मैं मेरी एक पार्टनरशिप फर्म हो, है ना। हम 2-3 जो साथ के, है ना, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सोचा कि पार्टनरशिप फर्म करते हैं। मेरे पापा को ऑलरेडी नाम है कि उनको लोग जान रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो अब हमारे पास तो एकदम से केस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग हमें जानते ही नहीं है अभी, और हम अभी ग्रेजुएट हुए हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पापा को अपने पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनका नाम है ना, नॉमिनल से आप नाम को रिलेट करो
कि नाम है उनका, एक पहचान है, तो इसलिए हमने उनको क्या किया, पार्टनरशिप में शामिल। उन्होंने हमें कोई कैपिटल नहीं दी, उन्होंने कोई हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो क्या है, पार्टनर है, ठीक है। क्यों है वो पार्टनर? क्योंकि उनकी प्रॉपर रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन का हमें फ़ायदा उठाना है, ठीक है। हम अगर नाम रख देंगे, मान लो XYZ जो भी नाम है ना, वो हमने रखा, उसमें उनका नाम ऐड ऑन है, तो लोगों को लगेगा भाई अगर इनका है तो ये अच्छी ही मतलब एडवाइस करेंगे, अच्छी ही फर्म होगी, है ना, ऐसा। तो हमने इसलिए उनका नाम ऐड किया था। अब आप सोचो कि जब वो कैपिटल नहीं लगा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं कर रहे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उनका क्या फ़ायदा है अपना नाम देने में? मतलब चलो ठीक है, यहाँ पे तो रिलेशन का हो गया कि वो ये सोचेंगे चलो मेरी बेटी है, इसका भला हो जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपना नॉमिनल पार्टनर्स बन जाते हैं। तो वो क्यों बन जाते हैं? मतलब फालतू में हेडेक क्यों लेनी? मतलब अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटी उनकी हो जाती है, अगर आप थर्ड पार्टी से डील करोगे तो उनकी लाइबिलिटी फिर भी मानेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की नज़र में तो वो पार्टनर है ना। आपने अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में क्या क्या मेंशन किया है वो आपकी बात है ना, लेकिन थर्ड पार्टी तो वो उसको पार्टनर्स मान रही है भाई, उनको थोड़ी मतलब है कि भाई ये नॉमिनल पार्टनर है, ये एक्टिव पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर नहीं। उनकी नज़र में भाई जिनका जिनका नाम आपने मेंशन किया है वो पार्टनर्स हैं, उनको कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। तो अगर कल को कुछ भी लाइबिलिटीज़ होती है तो वो नॉमिनल पार्टनर्स भी उसमें आएगा आगे, तो वो क्यों अपना नाम दे, है ना, फालतू के हेडेक क्यों ले उसमें। उनका जब वो प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं कर रहे तो क्या शेयर कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इन रिटर्न, क्या मिल रहा है? तो इन रिटर्न उनको क्या मिलता है, लॉयल्टी, रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट, जो भी एक बिजनेस में साल में कितना प्रॉफिट किया उसका सा एक फिक्स्ड अमाउंट उनको आप दे कंपेंसेट करके जो भी है आप उनको देते हो, उनको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए ही वो अपना नाम देते हैं, ठीक है। फिर अब एक होते हैं हमारे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का क्या मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट ही वो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेंगे? तो हाँ, ऐसा ही है। जब मतलब वो कैपिटल भी लगा रहे हैं लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो ही उनको दिया जाएगा, ठीक है। वो अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी मैंने बताया ना, थर्ड पार्टी से डीलिंग हो रही है तो उन वो लाइबल होंगे, लेकिन वो आपस में पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने लाइबल होंगे। आपने उस टाइम पे आपने पेमेंट कर दी मान लो, और पार्टनर्स के पास पैसे नहीं थे, है ना, थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी थी, आपने जो भी हमारे पार्टनर्स इन प्रॉफिट उन्होंने कर दी, लेकिन बाद में उनको कंपनसेट करा जाएगा, जो अदर पार्टनर्स हैं वो उनको कंपनसेट करेंगे, क्योंकि वो क्या है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट है। फिर होता है माइनर्स एज अ पार्टनर। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, है ना। माइनर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वाइड अब इनिशियो है ना, मतलब उन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, तो वो पार्टनरशिप में कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 क्या बोलता है कि माइनर्स जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो लॉस का भागीदारी नहीं बनेगा। अगर आप उसको बेनिफिशियरी बना रहे हो, उसको बेनिफिट के लिए अपने पार्टनर बनाना चाहते हो तो ठीक है, वो बनेगा, उसको पार्टनर भी से होता है। मान लो फैमिली बिजनेस है कुछ, है ना, मतलब मैं, मेरा भाई है, वो माइनर है, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको हम अपने पार्टनर्स में ले लेते हैं, ठीक है। वो माइनर है तो कल को भाई कुछ भी लॉस होता है तो वो उसको कोई लेना देना नहीं है, वो तो चिल, ठीक है, वो तो अपना गया। लेकिन अगर कल को प्रॉफिट होगा तो उसको हम प्रॉफिट देंगे, ठीक है, वो उसमें उसको बेनिफिशियरी माना जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि नॉमिनल पार्टनर्स पढ़ा था हमने, है ना। नॉमिनल पार्टनर्स में कैसे हमने रिलेट किया था इसको, नाम से, कि वो अपने नाम दे रहे हैं इसलिए वो क्या है, नॉमिनल पार्टनर्स है। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर्स में दो कैटेगरीज हो जाती हैं, है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का एक सेक्शन हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 28, है ना। अच्छा, इनका क्या मतलब है स्टॉपल, होल्डिंग आउट? जैसे एग्जाम्पल लेके पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि दो लोगों की पार्टनरशिप है ना, ए और बी की पार्टनरशिप है, ठीक है। उसमें सी उनका एक फ्रेंड है
हाँ, ही इज़ नॉट अ पार्टनर बट ही इज़ अ फ्रेंड, और वो लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और किसी बिजनेस मीटिंग में है मान लो, है ना, वो फ्रेंड के नाते सी को भी ले गए साथ में, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ पार्टनर, पर वो चला गया साथ में, ठीक है। उन्होंने आपस में इंट्रोडक्शन दी, लोग वहाँ पे बिजनेस मीटिंग में मिले, लोग बड़े बड़े लोग जो भी थे, है ना, उनसे मिले। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ए ने बोला मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, है ना, मेरी फर्म है। बी को भी बताया कि भी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो सी भी है साथ में, इसका भी नाम ले देते हैं, ठीक है भाई, अब अकेला क्या, उसका क्या अलग से इंट्रोडक्शन देंगे, इसको भी बोल देते पार्टनर है। उन्होंने बोल दिया कि भाई सी भी हमारा पार्टनर है। लेकिन सी ने उस टाइम पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट जैसे कि कुछ भी उसने ये नहीं बोला कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। उसने उस चीज़ को, उन्होंने हैंडशेक किया, भाई वो मान गया। इससे तो उसके कंडक्ट से ये पता लग रहा है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, इसीलिए तो उसने नहीं बोला कि वो पार्टनर नहीं है ना। तो जब उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, कुछ भी, उसने हर एक चीज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया इन कंडक्ट, है ना, बाय कंडक्ट, तो वो क्या माना जाएगा, उससे वो पार्टनर ही माना जाएगा। कल को कुछ भी लायबिलिटीज़ हो रही हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका भी रोल होगा, क्योंकि उसने उस टाइम पे मना नहीं किया, है ना, चाहे वो कंडक्ट से हो, चाहे वो आपने खुद कर दिया। खुद से कैसे हो गया, स्टॉपल से कैसे, जैसे मान लो मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही थी, ठीक है, XYZ कोई भी कॉलेज में मैं टीचिंग कर रही थी। कल को फिर मैंने 6 महीने 8 महीने जो भी है मैंने वहाँ पे काम करके छोड़ दिया। फिर मैं नेक्स्ट किसी भी प्लेस पे गई। ये तो मैंने कॉलेज का एग्जाम्पल, आप इसको पार्टनरशिप से रिलेट करना है, सिर्फ पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी और पर्सन से मिली, किसी और इंटरव्यू में गई, तो मैंने यही बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने छोड़ चुकी हूँ उस कॉलेज को, मैंने यही बोला कि मैं अभी भी उस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, है ना। मैंने वहाँ का कार्ड या वहाँ पे अपने रिज्यूमे में, CV में उसी कॉलेज को अभी भी मेंशन कर रखा है, ये एक्सपीरियंस में, मतलब वो ऐड अभी तक ख़त्म नहीं किया, वो अभी चल रहा है। तो इट मीन्स मैं वहाँ की पार्टनर हूँ, है ना। मैंने तो यही जाहिर किया ना अपने कंडक्ट से कि मैं वहाँ की पार्टनर हूँ। तो कल को कोई भी लाइबिलिटीज़ होगी तो वो हम मेरे ऊपर भी आएगी, है ना। होल्डिंग आउट और स्टॉपल में ये होता है। अच्छा, माइनर्स की हमने बात करी थी, है ना। माइनर एज अ पार्टनर, है ना, उसमें क्या है, 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है। जैसे माइनर की एज क्या, 18 को हम मानते हैं ना, 18 हो गया तो वो मेजर हो गया। जैसे ही वो 18 पे आया, ठीक है, उसको एक मैंडेटरी होता है हमारा 6 महीने का नोटिस। उसको वो बताना पड़ेगा कि उस पार्टनरशिप को वो कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। 6 मंथ का नोटिस पीरियड उसको देना पड़ता है कि मैं इस पार्टनरशिप को आगे, अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैं अब से पार्टनर बनने को रेडी हूँ, क्योंकि वो मेजर हो चुका है। अगर मेजर हो गया तो वो नॉर्मली पार्टनर से एक्ट करेगा, जैसे और पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, लॉस भी शेयर कर रहा है। लिमिटेड उसकी जो वो लायबिलिटी जो लिमिटेड होनी चाहिए थी पहले, वो अब अनलिमिटेड हो गई है ना, वैसा। तो 6 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। ऐसे ही एक्टिव पार्टनर्स की बात करी थी हमने। एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, वो हर एक चीज़ में एक्टिव है, कैपिटल लगाने में, मैनेजमेंट करने में। तो उनको भी पब्लिक नोटिस देना पड़ता है अगर वो किसी एक पार्टनरशिप फर्म को लीव कर रहे हैं, है ना। अगर आपने किसी एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़ा है तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे ही स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब उन्होंने कैपिटल लगाया था, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को कि भाई वो पार्टनर है। ऐसा स्लीपिंग पार्टनर, वो सो रहे हैं तो भाई नोटिस मत दो, ऐसा, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में हमारी ना कुछ होते हैं ना, इसेंशियल्स होते हैं। इसेंशियल्स क्या होते हैं, अगर हम प्रॉपरली बेयर एक्ट से भी हमने बोला कि नहीं डील करेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं बेयर एक्ट को, हम कल से स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट से पढ़ना। अभी तो हम सिर्फ एक क्रक्स ले रहे हैं, एक समरी ले रहे हैं, ऐसे। पार्टनरशिप में हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये समझ में आया, खुद सोच के देखो कि इसेंशियल इसमें क्या हो सकता है। पहले कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, है ना। एक लोगों में पार्टनरशिप नहीं होती है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद वो एक बिज़नेस होना चाहिए। बिज़नेस मतलब वो उनका मोटिव क्या होना चाहिए बिज़नेस करने का, प्रॉफिट कमाना। अगर वो वॉलंटरी कोई सर्विस कर रहे हैं जिसमें उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, वॉलंटरी सर्विस देना है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, चाहे वो कितने लोग हो जाए,
ठीक है। और फिर क्या था, और हमारा एक म्यूचुअल एजेंसी इज़ अ मेन एलिमेंट, है ना। इसको हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, मतलब हम वैसे बोलते हैं पार्टनरशिप में, है ना, आई कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं 3 लोग हैं हम, है ना, ए बी सी, ऐसे मान के चलो ए बी सी हैं, तो ए इन दोनों के बिहाफ पे भी डिसीजन ले सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप। ठीक है, इनकी लाइबिलिटीज़ क्या है, अनलिमिटेड है ना। तो कल को ए ने कोई भी ऐसा डिसीज़न लिया जो कि इनके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन तब भी इनको भी उसकी लाइबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, दे कैन एक्ट फॉर ईच अदर, है ना। मान लो ए आउट ऑफ टाउन है, बी आउट ऑफ टाउन है, सी इज़ है ना, सी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, तो सी कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड बी, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, पार्टनरशिप में ये होता है, आप सामने वाले की जो भी चीज़ें हैं आपको उसको भरना पड़ेगा, है ना। आप चाहे, अब जैसे मान लो आपका कुछ गैराज का काम है ना, आप सर्विस कार रिपेयर कर रहे हो, कार सर्विस स्टेशन, ऐसा है कुछ आपका काम है, 3 लोग हो, 2 लोग हो, एक ने उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए, मतलब है ना, साफ़ सफाई करके उसका जो भी आपका करते हैं उसमें आपने उस गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया उस गाड़ी का, है ना। आप एम्प्लॉयमेंट में थे, ठीक है। अब किया किसने है, लेके कौन गया गाड़ी को, ए, लेकिन लायबल कौन होगा, बी। लॉस जो होगा वो दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। ठीक है, वैसा, तो दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। अब और जो सारे चीज़ें हैं, अच्छा ठीक है, हम अभी डायरेक्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार जो हमारा सेक्शन 4 है ना, जो डेफिनेशन की बात करता है, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली है ना, 2 और मोर पार्टीज़, है ना, फॉर्मल एग्रीमेंट, है ना, बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम इसमें एक बार सेक्शन 4 को डील कर लेते हैं कि इसमें डेफिनेशन दी गई है किसकी, पार्टनरशिप की, पार्टनर की, फर्म की और फर्म नेम की। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही पढ़ा था हमने, म्यूचुअल एजेंसी, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners, है ना। जो लोग पार्टनरशिप में आए हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, है ना, वो जो उनका जो पार्टनरशिप है वो कलेक्टिवली क्या कहलाएगी, अभी थोड़ी बोलोगे इनकी पार्टनरशिप है, वो फर्म के नाम से रिप्रेजेंट करोगे ना उनको, जो भी उनका नाम होगा फर्म का उस नाम से रिप्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगी, कलेक्टिवली फर्म कहलाएगी, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम, है ना। ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है नाम होगा वो क्या कहलाएगा, उनका फर्म नेम कहलाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 4। अच्छा, कैसे पता लगता है कि ये पार्टनरशिप है, ट्रू टेस्ट क्या था, ट्रू टेस्ट क्या है, हमारी म्यूचुअल एजेंसी है ना, जो हमने पढ़ा कि एक मतलब 2 लोग, ऐसा नहीं है कि 2 लोग हैं, अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर कुछ भी वॉलंटरी कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, चाहे बेशक 2 लोग हों उसमें, है ना। और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना भी, अभी हम कल जब बैग उठाएंगे तो हम ये समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2 लोग भी हैं तब वो पार्टनरशिप कहलाएंगे, नहीं, आपकी सारी एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, है ना। अगर जैसे मान लो कोई, हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हम मार्केटिंग के लोग होते हैं, है ना, जो मान लो जो हमारे घर पे कुछ, है ना, जो डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनका क्या रहता है, वो कोई प्रोडक्ट अगर हमें कल को कोई प्रोडक्ट हमें बेच देते हैं, है ना, वो इतनी मतलब मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कमीशन फिक्स होता है ना, एक प्रॉफिट। मान लो उनको वहाँ पे मैनेजमेंट में ये कह रखा है कि आपने अगर इतना सेल किया तो आपको इसमें इतना प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, तो इससे क्या वो पार्टनर्स बन जाएंगे, नहीं बनेंगे,
है ना। प्रॉफिट शेयर करना ही एक मेन एलिमेंट नहीं है। कल को क्या उन्होंने कोई कैपिटल लगाया है? वो तो एक नौकरी कर रहे हैं ना, कोई कैपिटल नहीं लगाया। क्या वो फर्म के बिहाफ पे उस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उसका कोई डिसीज़न ले सकते हैं? नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि एक दो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अच्छा, पार्टनरशिप का हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, है ना। हमारे इंडिया में ऊबर है, हम जाते हैं, है ना, जनरली हम यूज़ करते हैं ऊबर, ओला, है ना, ये सारी चीज़ें। तो एक आपने देखा होगा, जब भी आप ऊबर में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो ना, कैब में बैठते हो, तो उसमें ना ऐड जो भी मतलब उसमें ऐड होती है स्पॉटिफाई की। स्पॉटिफाई पे हम गाने वाने सुनते हैं, है ना, उसमें ऐड होती है। तो वो स्पॉटिफाई की क्यों होती है? गाना वाला ऐप है उसकी क्यों नहीं होती? कुछ और किस चीज़ की क्यों नहीं होती, है ना, यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह की क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि ऊबर और स्पॉटिफाई की क्या है? पार्टनरशिप है। ठीक है, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप इसको रिलेट करो कैसे कि पार्टनरशिप है उन लोगों की। इसलिए जब भी आप ऊबर की गाड़ी में बैठोगे, आप गाने सुनोगे, स्पॉटिफाई के गाने आ रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की क्या है? पार्टनरशिप है। ठीक है, ऐसे। चलिए, आज के लिए हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। कल से हम बेयर एक्ट से प्रॉपरली सेक्शंस स्टार्ट करेंगे, है ना, 1 से कहाँ। वैसे तो हमने मतलब इंट्रोडक्टरी में पढ़ लिया है मेनली कि पार्टनरशिप क्या है। कल से जो भी सारी चीज़ें हैं सेक्शन बाय सेक्शन डील करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।